हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube मंच विराट फोरम पर। आज बच्चों हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ एक ऐसा टॉपिक है, मैं उससे पहले बता दूं आपको कि इस टॉपिक से हर कंपटीशन में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और मुझे लगता है कि किसी तरह का प्रश्न बचेगा नहीं है आपका। और देखिएगा कि मिट्टियाँ किस तरह से और किन किन तरह से डिवीज़न की गई हैं भारत के नक्शे के ऊपर। मैंने मैप बनाया यहाँ पर, उधर मैंने बताया है आपको कि मिट्टियों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, और साथ में एक टॉपिक लिखा है यहाँ पर भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा विज्ञान, इसको क्या कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहा गया है। भारत के अंदर लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इस बात का जो पुख्ता सबूत है वो ICAR द्वारा दिया गया है। भारतीय अनुसंधान परिषद जो है ICAR है, और उसने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारत के दक्षिण क्षेत्र में जैसे कि केरल और तमिलनाडु और साथ में असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी की सबसे खास बात यह है कि ये मिट्टी अम्लीय प्रकार की है और अम्लीय होने की वजह से इसके अंदर चूने की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये आपको पता ही होगा कि अगर किसी मृदा को हमें सुधार करना होता है, अम्लीय से उसे क्षारीय बनाना है, तो उसके अंदर चूना डालते हैं। तो इस मृदा के अंदर चूने की कमी होती है। पानी अधिक होने की वजह से ये मृदा कैसी बन गई है, अम्लीय प्रकार की बन गई है। मृदा की सबसे आर्थिक जो फ़ायदा है उसका वो ये है कि इन मृदा के अंदर बहुत सारी बागवानी फसलें पैदा होती हैं, जैसे कि काजू, कहवा, चाय। इस तरह की मृदाएं जो हैं वो इस दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप देखेंगे कि आसाम हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक का कुछ हिस्सा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन क्षेत्रों के अंदर जो हैं इस तरह की वाणिज्य फसलें पैदा की जाती हैं। अगले मिट्टी हमारे पास पर्वतीय मिट्टी है। आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये सब क्षेत्र जो हैं, और इधर भी अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर हमारी पर्वतीय प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इन मिट्टियों के अंदर जीवांशों की कमी होती है, ये आप ध्यान रखना। ध्यान ये भी रखना है कि भारत की सभी मिट्टियों के अंदर नाइट्रोजन और जीवांश की कमी पाई जाती है, ये आप नोटिस करना अपने दिमाग में। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी उष्णकटिबंधीय जो फसलें होती हैं, उन फसलों का उत्पादन इसी एरियाज़ में होता है। कुछ जैसे कि ये मिट्टियाँ जो हैं काफ़ी हद तक अनुपजाऊ किस्म की हैं, और इसी वजह से कई क्षेत्रों में कुछ पेड़ उगाते हैं जिनका नाम हम कह सकते हैं वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। कीटभक्षी, आपने ये नाम सुना होगा। वो पौधे जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे कि ड्रोसेना हो गया, या फिर हम कह सकते हैं घटपर्णी हो गया। ये पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, और इस तरह के अक्सर जो पेड़ हैं या पौधे कह सकते हैं इनको, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगली मिट्टी है शुष्क मृदा, यानी कि वो मृदा जिसके अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कैल्शियम की वजह से इस मिट्टी के जो कण हैं वो टूटने लगे हैं, और इसी वजह से मिट्टी की क्या स्थिति बन गई है, वो अनुपजाऊ हो गई है और रेगिस्तानी इलाकों में इसका विस्तार हो गया है। जैसे हम नक्शे पे देख सकते हैं, इसको डिनोट किया गया है इन क्षेत्रों में। ये रेगिस्तान है, एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान का वो मरुस्थल है जिसको हम थार भी बोलते हैं। तो थार मरुस्थल के अंतर्गत ऐसी मृदा अक्सर देखने में आती है। यहाँ पर ड्राइनेस होती है और अक्सर जो है झाड़ीदार वृक्षों की उत्पत्ति होती है, और उसमें कुछ कैक्टस जैसे कि नागफनी, बबूल इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। अगली मृदा की तरफ हम चलेंगे। मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल पर जिस मिट्टी का विस्तार है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का अगर आप क्षेत्र देखेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी इलाकों में इस मृदा का विस्तार है। साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में भी इस मृदा को देखा जा सकता है।
और जो पूर्व का तट ये क्षेत्र है, खासकर तट का जो कोस्टल एरिया है उसमें भी ये मृदा पाई जाती है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर है गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, इस तरह की सभी किस्में जो हैं इसमें उत्पादित की जाती हैं। और एक खास बात यह है कि ये मृदा दो रूपों में बटी हुई है। अगर आप देखेंगे जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा के अंदर दो रूप आप देख सकते हैं, एक है खादर और एक है बांगर। खादर और बांगर दो ऐसे मृदा के प्रकार हैं जो कि जलोढ़ का ही हिस्सा है। खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं, ऐसा प्रश्न आता भी है, और बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ कहलाती है जो कि एक अनुपजाऊ मृदा है। हालांकि खादर एक कुछ उपजाऊ मानी जा सकती है अपेक्षाकृत बांगर के। जलोढ़ मृदा की अगर और बात करें तो गंगा यमुना के दोआब में एक प्रश्न आता है कि गंगा यमुना के दोआब में कौन सी मृदा का विस्तार है, तो हम बताएंगे कि वो जलोढ़ मृदा ही है। अगली मृदा हमारी आ गई है काली मृदा यानी ब्लैक सॉयल। इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं और कपास की काली मृदा भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आप देखेंगे कि गुजरात के कुछ हिस्से में और महाराष्ट्र का पूरा कवर करती है ये मृदा। अगर आप देखें ये कोई प्रश्न पूछा जाए कि किस एक राज्य में सबसे ज़्यादा काली मृदा का विस्तार है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि ये गुजरात में भी पाई जाती है। इसको कपास की काली मिट्टी बोला जाता है क्योंकि ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी एक बात यह है कि इस मृदा में नमी धारण करने की असीम अक्षमता होती है, जिस वजह से इसे स्वतः कृषि मिट्टी या कम सिंचाई वाली मिट्टी भी कहा जा सकता है। ये मिट्टी जीवांशों से प्रचुर होती है और नाइट्रोजन भी इसमें कुछ हद तक सही मात्रा में पाया जाता है। अब हम आखिरी मृदा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लाल मृदा। रेड सॉयल की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसके अधीन भी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है और इस इलाके में जैसे कि हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, इसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और तमिलनाडु और कर्नाटका भी इसमें शामिल है। तो ये सब क्षेत्र जो है वो किसके अधीन आएंगे? लाल मृदा के। रेड ऑक्साइड की वजह से, जो रेड ऑक्साइड आयरन का है उसकी वजह से इसका रंग लाल हो गया है मृदा का, और इसके अंदर रागी, जवार, जौ, बाजरा इस तरह की कम शुष्क क्षेत्र में पैदा होने वाली फसलें जो हैं इसमें होती हैं। तो ये मृदा बहुत उपजाऊ तो नहीं है लेकिन कुछ फसलों के लिए ये बहुत खास मानी जाती है। तो हमने ये मृदा पढ़ ली है। इसके अलावा भी बच्चों मैं बताऊं आपको कि कुछ मृदा होती है जैसे कि लवणीय और क्षारीय मृदा। लवणीय प्रकार की और एक होती है क्षारीय, बेसिक प्रकार की मृदा होती है। इन मृदाओं का अगर हम विस्तार देखें तो एक विशेष इस जो क्षेत्र है उसमें ये विस्तार पाया जाता है। लवणीय मृदा की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा का विस्तार है गुजरात के अंदर। लेकिन ये कोई अलग मृदा नहीं है, बल्कि ये मृदा इन्हीं मृदाओं में से एक तरह से अपक्षय या उनके टूटने की वजह से इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। और कहीं पर लवणों का जमा हुआ है, साल्ट का जमा हो गया है, और कहीं बेसिक्स का यानी क्षार का जमा होने से इन मृदाओं की स्थिति बदल गई है और ये लवणीय और क्षारीय मृदाओं में चेंज हो गई है। चलिए, तो इस टॉपिक से जुड़े हुए हम कुछ प्रश्न और आंसर उनके कर लेते हैं। तो अगर प्रश्न ये आए कि जम्मू कश्मीर में या पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर पर्वतीय मृदा है। वो मृदा जिसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, कहवा इत्यादि उत्पादित होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो लैटराइट मृदा है। रेगिस्तान के अंदर कौन सी मृदा है? शुष्क मृदा है। सबसे बड़े क्षेत्रफल पर गंगा यमुना दोआब में कौन सी मृदा पाई जाती है? वो मृदा है जलोढ़ मृदा। काली मृदा जिसे कपास की काली मिट्टी या फिर स्वतः कृषि बोला जाता है, वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में और गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों में। अगर हम लाल मृदा की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। कुछ प्रश्न इससे और भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ये संरक्षण बोर्ड बना था 1953 में। इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है। दूसरी हम बात कर सकते हैं कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना थी सरकार की
मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये प्रश्न इस पे कई बार आता है, ये किस वर्ष आई है? तो हम बता सकते हैं कि 2015 में इस योजना को सरकार द्वारा लाया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि खेत के अंदर से उसके 4 कोनों से मिट्टी उठाई जाती है और उसका परीक्षण किया जाता है कि मृदा जो है वो उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, या फिर उसे किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि वो उपजाऊ बनी रहे। तो इसमें प्रश्न जो आया है, पूछा जाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर मिट्टी को कितने तरह से जांच की जाती है। तो आप बता सकते हो कि मिट्टी की 8 प्रकार से जांच होती है। किसमें? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत। तो अगर हम ये बात करें फसलों से, चूंकि मृदाओं का सीधा सीधा संबंध है, तो हम देख सकते हैं कि फसलों पर मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है मृदा में, उसका डिपॉजिट कौन सी फसलें कर सकती हैं? तो उन फसलों का नाम है चना, जौ, मटर और मूंग। ये ऐसी फसलों की किस्में हैं जो कि नाइट्रोजन को मृदा के अंदर बढ़ाती हैं या उनको ज़्यादा करती हैं। एक चीज़ होती है पोटाश। पोटाश एक ऐसी वस्तु है कि अगर ये मिट्टी के अंदर पाया जाए तो ये फलों को शीघ्र पकाता है। ऐसा प्रश्न पेपर में आ चुका है। फलों को शीघ्र पकाने में किसकी भूमिका है? पोटाश की भूमिका होती है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और मृदा को हम ये देख लें कि मृदा किस प्रकार से वो क्षारीय और अम्लीय स्थिति में चली जाती है, तो अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 8, 9 और 10 और ये 14 तक होता है मृदा का पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। तो अगर हम ये वाली स्थिति रखते हैं तो ऐसी स्थिति एसिटिक होती है, यानी अम्लीय। अगर किसी मृदा का मान 6 या 7 से कम है तो ऐसी मृदा अम्लीय कहलाएगी, और अगर 7 से ज़्यादा है तो ऐसी मृदा क्षारीय कहलाती है, बेसिक कहलाती है। 7 रैंक की मृदा को हम उदासीन मृदा कहते हैं, जिसे पेड़ पौधों के लिए अच्छा माना जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर कोई मृदा अम्लीय है तो उसको सुधार करने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? तो अम्लीय मृदा को सुधार करने के लिए उसमें चूना डाला जाता है, और अगर मृदा क्षारीय है तो उसमें सुधार करने के लिए उसमें डालेंगे जिप्सम। एक बात मैं यहाँ ये बता दूं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भारतीय मिट्टियों के संदर्भ में कि भारत की मिट्टियों में 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी है। एक है नाइट्रोजन और एक है ह्यूमस, यानी कि जीवांश हम बोलते हैं। तो कई बार एक जनरलाइज प्रश्न आ जाता है कि इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो आप ये बताओगे कि नाइट्रोजन की कमी भारत की मिट्टियों में है ही है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था, और कैसा लगा आपको मेरा आज का लेक्चर, इसके बारे में आप कमेंट में अपना कुछ लिख देंगे, मैं और कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लेंगे। और आप देखते रहिए मेरी वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार।